हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा। आई एम होम साइंस टीचर। मॉडल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन, टॉपिक वाइज रिवीजन एंड जो अब हमारी नई क्लास स्टार्ट हुई है ब्रांच वाइज रिवीजन। तो इसमें हमारी पहली ब्रांच कौन सी है? टेक्सटाइल की है। इसके बाद हम दूसरी पूरी ब्रांच स्टार्ट करेंगे। हम हमारी टेक्सटाइल की आपको परसों पहली क्लास मिल गई थी, अब ये क्लास 2 है। इसके साथ ही जो 50 डेज सीरीज चल रही है 30 क्वेश्चन की, वो तो चल ही रही है हमारी। उसके अलावा ये टेक्सटाइल की और ये वन लाइनर फॉर्म में हम बना रहे हैं। कल हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल और नेचुरल फाइबर्स, और आज हमारे टॉपिक्स होंगे इसमें स्पिनिंग हो गया, यार्न के बारे में है, डाइंग, प्रिंटिंग और स्पिनिंग, ये सारी चीज़ें हैं जो वन लाइनर फॉर्म में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमने लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज बिना देर किए हुए। तो आज का हम देख लेते हैं कि हमारी सीरीज स्टार्ट है। पहला प्रश्न है हमारा, फाइबर की क्रिस्टलाइन संरचना क्या निर्धारित करती है? तो देखिए, ये फाइबर की जो क्रिस्टलाइन संरचना है वो क्या निर्धारित करती है? तो आंसर हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूल्स का संगठन, है ना, ये हमारी निर्धारित करती है। इसमें क्या होता है, फाइबर्स की जो क्रिस्टलाइन संरचना है इसके अंदर जो मौजूद मॉलिक्यूल्स के संगठन है उनके बीच को बांधने की ताकत पर निर्भर करता है। जो बॉन्ड्स होते हैं उसकी ताकत पर निर्भर करता है ना। क्रिस्टलाइन क्षेत्र फाइबर को ताकत और स्थिरता, मतलब क्या होता है कि ये स्थिरता प्रदान करते हैं। इसको जो बॉन्ड्स होते हैं वो बांध देंगे, मॉलिक्यूल्स का संगठन कर देंगे, तो वो हमारा जो फाइबर होगा वो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। फिर है जबकि इसमें क्या होता है, इसके क्षेत्र में लचीलापन भी ये रेशे के अंदर प्रदान करता है। क्रिस्टलाइनिटी जो होती है इसका स्तर फाइबर की भौतिक और क्या होता है भौतिक, उसके साथ ही इसकी जो केमिकल यानी कि कह सकते हैं हम रासायनिक, है ना, ये रासायनिक जो संरचना होती है उसकी विशेषताएं जो जैसे कि हो गई, जैसे कि पानी को अवशोषण करने की क्षमता, रंग को पकड़ने की क्षमता, टूटने को प्रभावित करने की क्षमता, ये सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें इसी पर डिपेंड होती हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्विस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्विस्टिंग मतलब आप समझते हैं कि क्या होता है, तो ट्विस्टिंग का मतलब होता है ताकत, और जो ऐठन होती है, और उसी से ताकत कह रही है, मजबूती हमारे यार्न में आती है। तो क्या है, ट्विस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या मुख्य उद्देश्य है? यार्न की ताकत बढ़ाना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ट्विस्टिंग में क्या है, ट्विस्टिंग यार्न ताकत, लोच और सतह की बनावट को प्रभावित करता है। जो टेक्सचर होता है उसको भी प्रभावित करता है। ट्विस्टिंग में अगर ज्यादा ढीला होगा तो थोड़ा सा मुलायम सा होगा, जब कायदे से उसमें ऐठन होगी थोड़ा सा कड़ा और मजबूत कपड़ा होगा। इसकी क्या होता है, अधिक ट्विस्टिंग यार्न मजबूत और पतला हो जाता है, जिससे कपड़े की सतह चिकनी और कसी हुई सी लगती है। हालांकि अत्यधिक ट्विस्टिंग यार्न को सख्त बना सकता है, जैसे अभी हमने बताया कि ज्यादा सख्त हो, मतलब कि अगर बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग हो जाएगी तो कपड़ा सख्त हो जाएगा। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से मुख्तलिफ फैब्रिक की बुनाई के प्रकार और अंतिम उपयोग के आधार पर की जाती है। उसके अलावा आप जानते ही हैं ट्विस्टिंग में क्या होता है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि ट्विस्टिंग, ये आप ध्यान, ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि ट्विस्टिंग कितने प्रकार की होती है। इसको कहते क्या है, तो क्या कहते हैं, टीपीआई, है ना। टीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्विस्टिंग पर इंच। और ये 3 प्रकार की होती है। ये होती है निम्न श्रेणी की। निम्न में कितना होता है, तो 0 से 3 इंच, इतना आप ध्यान रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ट्विस्टिंग जो कैसे हम कहते हैं, टीपीआई, ट्विस्टिंग पर इंच। और जो 3 प्रकार की होती है, पहली है निम्न जो होती है 0 से 3 इंच तक, दूसरी होती है उसको कहते हैं औसत। ठीक है, औसत इसमें कितना होता है, इसमें होता है 3 से 7% औसत जो ट्विस्टिंग होती है औसत श्रेणी की, उसमें कितना होता है, तो 3 से 7%। और जो होती है आपकी उच्च ऐठन, है ना, उच्च श्रेणी की जो ऐठन होती है उसमें कितना होता है, उसमें होता है 7 से 12% तक का। ये आप ध्यान में रखिएगा कि कितनी होती है। ये ध्यान रखिए कि टीपीआई ट्विस्टिंग पर इंच 3 प्रकार की होती है, निम्न श्रेणी, औसत श्रेणी और उच्च श्रेणी। निम्न श्रेणी में कितने पर इंच होता है, तो 0 से 3%, और औसत में 3 से 7, और उच्च श्रेणी में 7 से 12% तक की ऐठन आपकी होती है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिनिंग किस प्रक्रिया का हिस्सा है? ठीक है, तो ये किस प्रक्रिया का हिस्सा है,
तो ये हमारा होता है कपास जो है फाइबर से बीज को अलग करना। ठीक है, आप जानते हैं कि कपास हमारा कैसा रेशा, हमने कल ही अपनी क्लास में पूरा एक्सप्लेन किया कि कपास हमारा प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक में भी कई होते हैं, तो प्राकृतिक में वानस्पतिक रेशा है, और ये बीज के बाल जो होते हैं बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है, और बीजों के ऊपर जो बाल होते हैं उसी से कपास प्राप्त होता है, और उसी से बीज से बाल के अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसी को हम गिनिंग प्रक्रिया कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। और जो है इसमें क्या होता है, बहुत सारी जो है स्टेप होते हैं, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक जो स्पिनिंग होगी वो स्पिनिंग जो है रेशों की कताई को लेकर है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन गिनिंग प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, तो क्या होता है इसका मतलब बीज से बाल अलग करने की प्रक्रिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा अगला प्रश्न है रेयान और कपास का मुख्य अंतर क्या है। तो देखिए रेयान और कपास का मुख्य अंतर क्या है, तो रासायनिक संरचना। रासायनिक संरचना का मतलब है कि कपास देखिए पूर्णतः प्राकृतिक है, और रेयान होता है तो वो अर्धसेलुलोजिक है, अर्धसेलुलोजिक है। तो जो है इसमें क्या होता है, 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें जो क्या पूछ रहे हैं कि रेयान और कपास का मुख्य अंतर, तो रेयान में होता है 50% सेलुलोज, 50% सेलुलोज और 50% केमिकल्स होता है, और कपास जो होता है उसमें 90% पूरा जो है 90% तक का सेलुलोज होता है, और ये पूरा प्राकृतिक रेशा है। यही अंतर। तो रासायनिक जो संरचना है वो रेयान और कपास में, यही इसका अंतर है, आप इतना ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिनिंग के दौरान ड्राफ्टिंग क्यों आवश्यक है। तो ये क्या करती है, ड्राफ्टिंग के द्वारा क्या होता है, फाइबर को पतला किया जाता है। इसलिए जो है स्पिनिंग के दौरान हमारी जो स्पिनिंग होती है इसमें जानते हैं कितने सारे स्टेप होते हैं, ये भी आप जानते हैं क्या क्या होता है। और कहीं तो आपको स्टेप बता दें क्या होता है इसमें। कार्डिंग होती है, ठीक है, कार्डिंग मतलब धुनाई करना। फिर क्या होता है, तो सॉर्टिंग, ठीक है, सॉर्टिंग में क्या होता है, छांटना। फिर क्या होता है, ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग होती है। ब्लेंडिंग का मतलब रेशों को आपस में मिला देना, ठीक है, उनकी एक लेयर बना देना। फिर क्या होता है, तो फिर होता है ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग में क्या होता है, इसमें हम करते हैं तो जो है रेशों को आपस में खींच करके आपस में मिलाते हैं। फिर कॉम्बिंग होती है, कंघी करना। फिर क्या होता है, फिर होता है रोविंग यानी कि उसको घुमाना और ऐठन देना। फिर होती है लास्ट में हम करते हैं स्पिनिंग, कताई करना। फिर कताई के बाद धागा प्राप्त हो जाता है, फिर उस पर हम जो है वेविंग करके, बुनाई करके वस्त्र को तैयार करते हैं, और फिर उसके बाद उस पर अनेक प्रकार की परिसज्जाएं की जाती हैं। ठीक है, तो देखिए फिर इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है नायलॉन फाइबर की विशेषता क्या है, उच्च तन्यता इसकी विशेषता। और कल भी हमने नायलॉन के बारे में आपको बताया। नायलॉन फाइबर अपनी उच्च तन्यता या कह सकते हैं जो है टेंसिल स्ट्रेंथ के बारे में जाना जाता है, ये जानते ही हैं आप लोग, है ना। यह फाइबर क्या होता है, खिंचाव सहने की जो है भारी भार उठाने में सक्षम होता है। इसके अलावा यह फाइबर लचीला, टिकाऊ, घर्षण प्रतिरोधी होता है। घर्षण प्रतिरोधी का मतलब इस पर खिंचाव का, रगड़ का, घर्षण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नायलॉन फाइबर की ये विशेषता है कि इससे रस्सी, क्या क्या चीजें बनती है, तो इससे क्या बनता है, इससे जो है रस्सी देखिए, है ना। और क्या होता है, मछली पकड़ने का जाल, ठीक है, मछली पकड़ने का जाल बनता है। उसके अलावा क्या अन्य चीजें बनती हैं, तो इससे जो है खेल की सामग्री, जैसे कि आप देखते होंगे कि फुटबॉल में, और जैसे मान लीजिए जो जो भी चीजें खेल की होती हैं, जो नेट वेट बनते हैं खेल के, जाल के, वॉलीबॉल का हो गया, फुटबॉल का, ऐसी चीजें वो सारी चीजें इससे बनाई जाती हैं। ठीक है, और अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। तो नायलॉन एक बहुत ही मजबूत रेशा है, और ये पूर्णतः रासायनिक रेशा है, और इसकी खोज W.H. कैरोथर्स ने की थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीग्रेड धागे का उपयोग किस लिए होता है। तो मल्टीग्रेड का मतलब, मल्टीग्रेड में आप यही समझ लीजिए कि बहुरेशीय धागा इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बहुरेशीय धागा। ठीक है, एक मिनट। तो मल्टीग्रेड धागे का उपयोग किसके लिए होता है, तो ये होता है भारी और टिकाऊ कपड़े के लिए। और इसको कहते क्या है, तो ये जो हमारा मल्टी जो है, मल्टी धागा है, इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक जो है रेशों को, इकहरे जो रेशे होते हैं उनको 2 या 2 से अधिक रेशों को मिला करके धागा तैयार होता है। और ये धागा मल्टीग्रेड यार्न का उपयोग भारी और टिकाऊ कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। इससे क्या होता है, एक से अधिक धागे को जोड़कर या बनाया जाता है, जिससे ताकत को स्थिरता प्रदान होती है। और यह यार्न जो है आमतौर पर उन उत्पादों में
उपयोग किया जाता है जिनमें क्या होता है, लंबी उम्र मजबूत संरचना की आवश्यकता होती है, जैसे कि गद्दे हो गए हमारे, बैग और भारी परिधान जो बनते हैं वो इस मल्टी यार्न से बनते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डाई पिकअप किससे प्रभावित करता है। तो किससे प्रभावित करता है, तो ये हमारा आंसर है कपड़े की अवशोषण क्षमता को। देखिए पिकअप का मतलब कपड़े को एब्जॉर्ब जो है, जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता, इसको जो है डाई पिकअप प्रभावित करता है। देखिए इसमें क्या है, डाई पिकअप कपड़ों की अवशोषण क्षमता पर निर्भर होता है। यदि कपड़ा अधिक अवशोषणीय होता है या कपड़े को जो कपड़ा है हमारा, जैसे कि कॉटन और लिनन, सबसे ज्यादा इसमें अवशोषण क्षमता होती है, ये मान के रखिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पिनिंग प्रक्रिया में कार्डिंग क्यों की जाती है, ये ध्यान में रखना है। तो स्पिनिंग प्रक्रिया में कार्डिंग क्यों की जाती है, क्योंकि जो है इसमें क्या होता है, जब स्पिनिंग प्रक्रिया तो फाइबर को अलग करना और सीधा करना, ये आप जानते हैं कि जब हम कार्डिंग करेंगे तो क्या होता है, ये कार्डिंग करने पर क्या होता है, फाइबर को अलग और सीधा करते हैं। कार्डिंग प्रक्रिया में जो है हम क्या करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, धुनाई करना कहते हैं। ये इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि धुनाई करना होता है कार्डिंग। इसी से जो है हम क्या करते हैं, फाइबर को अलग करते हैं और सीधा करते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट, डाई स्टेबलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो डाई स्टेबलाइजेशन से क्या होता है, रंग का स्थायित्व बढ़ाना, यानी कि जो कपड़े पर हम रंग कर चढ़ाते हैं, डाई करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, रंग को पक्का करना, इस प्रक्रिया का काम होता है। तो देखिए फिर इस तरह से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर और, एक मिनट, फाइबर और रिटेंशन का क्या प्रभाव होता है। तो इसका क्या प्रभाव होता है, आंसर हमारा हो जाएगा यार्न की ताकत और लचीलापन बढ़ाना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट फाइबर का प्राकृतिक दोष क्या है। कल देखिए हमारे जो है जो भी हम रेसे पढ़ रहे थे उसमें हमने जूट को बहुत अच्छे से समझा था कि जूट क्या है। तो ये एक जो है प्राकृतिक रेशा है, प्राकृतिक में किसका रेशा है, तो ये वानस्पतिक रेशा है, ये हमने आपको बताया था। लेकिन बार बार हम जितनी चीजों को रिवीजन करेंगे उतना ही हमारी चीजें मजबूत होती जाएंगी, है ना। और इसकी जो है पौधे की लंबाई कितनी होती है, तो ये भी बताया था हम, इसके पौधे की लंबाई जो है 2.5 से 3 मीटर तक की इसकी लंबाई होती है। ठीक है, और अगर फिट में बात करें तो 6 से 12 फीट तक की इसके पौधे की लंबाई होती है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसमें क्या होता है, मजबूती का अभाव होता है। ठीक है, और कठोरता और लचीलापन की कमी होती है इसमें, जूट का जो फाइबर होता है, ये भी आप ध्यान में रखिए। और इसकी उत्पत्ति किससे हुई, तो भारतीय शब्द क्या है हमारा, टाट, भारतीय शब्द टाट से जूट की उत्पत्ति हुई है। इसको किस नाम से जानते हैं हम, तो इसको भी जो है अपने किस किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। उसके अलावा अन्य क्या कह सकते हैं, तो अन्य कह सकते हैं स्वर्णिम रेशा। ठीक है, इसको जो है स्वर्णिम रेशा भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम जूट के बारे में जान लेते हैं। और जूट फाइबर के प्राकृतिक दोष क्या है, तो इसमें कठोरता की कमी होती है और लचीलेपन की कमी होती है। और इसके रेशे कैसे होते हैं, तो ककड़ीले टाइप के, एकदम रुष्ट टाइप के इसके रेशे होते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिएस्टर कपड़े में पिलिंग क्यों होती है। तो पॉलिएस्टर कपड़े में पिलिंग होती है क्योंकि फाइबर की सतह पर घर्षण, है ना, इस कारण जो है उसमें पिलिंग होती है। फिर देखिए पॉलिएस्टर के बारे में भी कल हमने जो है पढ़ लिया था, तो इसको आप रिवीजन के तौर पे करते रहिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनिंग में ड्राफ्ट का क्या तात्पर्य है। तो इसमें तात्पर्य यह है कि फाइबर की समान मोटाई, इससे क्या होता है, फाइबर की समान मोटाई होती है, जो भी हम रेशा तैयार करते हैं उसकी समान मोटाई हो, यही जो है इसका उद्देश्य होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैब्रिक फिनिशिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा फैब्रिक फिनिशिंग, फिनिशिंग का कि सतह को चिकना और आकर्षक बनाना। आप जानते ही हैं कि जब फैब्रिक में हम फिनिशिंग नहीं करेंगे तो वो पहनने योग्य नहीं होता, क्योंकि जो करघे से उतरा हुआ कपड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम ग्रे गुड्स के नाम से जानते हैं। और ये होता कैसा है, तो ये जो है हल्का पीला और जो है मटमैला, ठीक है, हल्का पीला और मटमैला कपड़ा होता है। जब हम इस पर फिनिशिंग करते हैं, तरह तरह की प्रक्रियाएं करते हैं, मर्सराइजिंग हो गया और फिनिशिंग, तब जाकर के ये जो है सतह चिकनी हो जाती है और आकर्षक हो जाता है, पहनने योग्य कपड़ा हो जाता है हमारा। अन्यथा जो है
ये देखने में भद्दा सा लगता है कपड़ा, बगैर फिनिशिंग के बगैर जो है मर्सराइजिंग के इस पर जो है ये कपड़ा पहनने योग्य नहीं होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, डबल प्लाई यार्न क्यों बनाया जाता है। तो देखिए डबल प्लाई यार्न अभी हमने पढ़ाया आपको कि यार्न कितने प्रकार के होते हैं, है ना। ये जो है एक रेसी धागा, बहुरेसी धागा, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं अभी। और ये बनाया किस लिए जाता है, तो ये जो है बनाया जाता है घर्षण और सहनशीलता को बढ़ाने के लिए। इतना आप लोग ध्यान रखिए कि जो है घर्षण और सहनशीलता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, तो डबल प्लाई यार्न को बनाते हैं। और इसमें क्या होता है, तो इसमें होता ये है कि दो जो है रेसों को, जो दो भी जो रेसे होते हैं, दो या दो रेसों को आपस में जो है, एक मिनट, डबल प्लाई यार्न क्या है, तो ये घर्षण सहन शक्ति बढ़ाने के लिए इसमें क्या होता है, दो रेसों को आपस में मिला दिया जाता है। तो तब ये जो है हमारा डबल यार्न बनकर तैयार होता है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, दोहरा धागा भी कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, इसको दोहरा धागा भी हम कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनिंग का अंतिम चरण क्या है। तो स्पिनिंग प्रक्रिया भी हमने बताया आपको कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं स्पिनिंग में, अभी बताया है हमने, है ना आपको। स्पिनिंग की जो है स्टेप क्या क्या बताया हमने, कार्डिंग, सॉर्टिंग, ब्लेंडिंग, ड्राइंग, रोइंग। तो देखिए इसमें क्या होता है, कार्डिंग धुनाई करना, सॉर्टिंग जो है क्या होता है, या गार्डिंग कह सकते हैं छाटना, ब्लेंडिंग यानी कि यार्न को आपस में मिलाना। फिर क्या होता है, ड्राइंग खींचते हैं, फिर कॉम्बिंग कंघी करते हैं, रोविंग घुमाना और एस्टन देना, फिर क्या है स्पिनिंग करना। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, यार्न की पैकेजिंग। ये अंतिम चरण, जो हमारा यार्न बन करके तैयार हो जाता है उसकी पैकेजिंग जो है अंतिम चरण हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डाई और पिगमेंट में मुख्य अंतर क्या है। तो आप जानते हैं कि डाई और पिगमेंट में मुख्य अंतर क्या है। तो इसमें क्या होता है, ये घुलने और सतह पर जमने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, घुलने की और जो सतह की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसी में अंतर होता है। ठीक है, डाई और पिगमेंट में, ये आपको ध्यान में रखना है। एक मिनट, देखिए ये जो कलर डाइंग है, इसमें भी जो है डाई करते हैं जब हम, टैन डाई का कपड़ा हो गया या पिगमेंट, जो भी रंग होते हैं, कलर होते हैं हमारे, तो आप जानते ही हैं कि ये जो है हमारे जैसे संश्लेषित रंग हो गए, तो ये इसकी खोज कब हुई थी, तो 1857 में जो है इसकी खोज हुई थी संश्लेषित रंग की। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर देखिए, और इसकी खोज किसने की थी ये भी ध्यान रखेंगे, 1856 में जो है विलियम हेनरी पार्कर ने इसकी खोज की थी, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, फाइबर का स्ट्रेंथ कैसे मापा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के द्वारा फाइबर का स्ट्रेंथ मापा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एयर जेट स्पिनिंग की विशेषता क्या है। तो आंसर हो जाएगा, फाइबर को वायुमंडलीय दबाव से नापा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट प्रणाली में एक टेक्स्ट क्या दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, 1000 मीटर धागे का जो है वजन कितना होता है, तो 1 ग्राम। इसको एक मतलब एक ये माप बना ले कि 1000 मीटर धागा जो होगा, धागे का जो है 1 ग्राम वजन हो जाएगा। इस तरह से हम नाप लेते हैं इस प्रणाली में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल थ्रेड किसके लिए उपयोग किया जाता है। अभी अभी भी इसके ऊपर क्वेश्चन था कि मल्टी यार्न और दोहरा धागा, वही क्वेश्चन है। तो हम जब डबल थ्रेड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, अपने आप में एक टिकाऊ और मजबूत यार्न ये बन जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई फिक्सेशन का अंतिम चरण क्या है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, स्टीमिंग और हीटिंग। ठीक है, डाई फिक्सेशन का मतलब होता है रंग को मजबूत करना और पक्का करना। तो किस लिए, तो स्टीमिंग करके हम भाप के द्वारा कपड़े को, और जो है हीटिंग उसको गर्म करके अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं करते हैं जिससे रंग पक्का हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन फाइबर में ग्रीस की मात्रा कैसे हटाई जाती है। फिर देखिए हमारा जो कॉटन फाइबर में ग्रीस की मात्रा कैसे हटाई जाती है, तो ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसकी मात्रा को हटाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनिंग में यार्न की समानता कैसे सुनिश्चित होती है। तो ये सुनिश्चित होती है ड्राफ्टिंग प्रक्रिया के द्वारा यार्न की समानता सुनिश्चित होती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई प्रक्रिया में पैडलिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। आंसर हो जाएगा, रंग को समान रूप से लगाने के लिए हम क्या करते हैं, तो पैडलिंग का प्रयोग हम करते हैं। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऊल का मुख्य प्राकृतिक गुण क्या है? तो ऊल का मुख्य प्राकृतिक गुण है थर्मल इंसुलेशन, है ना। थर्मल इंसुलेशन ऊल का मुख्य प्राकृतिक गुण हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम फाइबर का स्थायित्व पर प्रकाश का प्रभाव क्या पड़ता है? तो रेशम फाइबर के स्थायित्व पर प्रकाश का प्रभाव क्या पड़ता है? ये एलोइंग की और जो है ताकत में कमी आ जाती है और ये थोड़ा सा जो है कमजोर हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डबल ट्विस्ट यार्न का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए उच्च घर्षण सहन शक्ति के लिए तीन तीन बार क्वेश्चन आया है, लेकिन तीनों बार उसकी जो है लैंग्वेज अलग है। डबल ट्विस्ट यार्न, डबल ट्विस्ट में क्या होता है, जब दोहरा यार्न होगा तो उसकी मजबूती और सहनशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और घर्षण क्षमता भी अधिक हो जाएगी। ये चीज है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिएस्टर कपड़े का मुख्य दोष क्या है? तो पॉलिएस्टर कपड़े का दोष मुख्य क्या है, पिलिंग और कम शोषण क्षमता, है ना। इसमें क्या होता है, पॉलिएस्टर में बिल्कुल भी पानी सोखने की क्षमता नहीं होती, यही इसका मुख्य दोष है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पिनिंग ड्राफ्टिंग से यार्न पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो फाइबर की वर्धिता सुनिश्चित करने के लिए हम ये चीज करते हैं। फिर देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेयान का मॉइस्चर गेन कितना है ना, वो जो है रेयान में मॉइस्चर गेन कितना है? तो आंसर हो जाएगा 11 से 13% तक। ठीक है, 11 से 13% तक की इसका मॉइस्चर गेन है। फिर देखिए एक मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई डिफ्यूजन किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फाइबर का तापमान और संरचना पर, इस पर जो है ये निर्भर करता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोम्बेड यार्न का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आंसर इसका हो जाएगा उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्रों में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैकार्ड बुनाई का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जटिल और बहुरंगी डिजाइन में। आप जानते ही हैं कि जो है जैकार्ड बुनाई से क्या होता है, तो डिजाइनर कपड़े, तरह तरह की डिजाइनर बुनाइयां की जाती हैं और इसमें जो है बहुत सारे हार्नेस लगे होते हैं, एक से अधिक, और इससे जो है वेस्टर्न कपड़े, तरह तरह की जो है डिजाइन के कपड़े जैकार्ड या जैकार्ड करघे पर बुने होते हैं। ये चीज आप लोग जानते हैं। और जैकार्ड बुनाई से क्या बनता है, जैसे हमारे ये जैसे डेनिम का कपड़ा हो गया और अन्य जितने भी डिजाइन के कपड़े होते हैं वो किससे बनते हैं, तो जैकार्ड हथकरघा जो होता है उसी पे बनते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। और वैसे भी कब जानते हैं आप कि करघे में क्या होता है, इसके 5 भाग जो है 5 भाग होते हैं, है ना। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, फैब्रिक की सतह चिकनाई कैसे बढ़ाई जाती है? साटन बुनाई और फिनिशिंग के द्वारा। साटन बुनाई के द्वारा भी और फिनिशिंग के द्वारा भी हम क्या करते हैं, तो जो सतह है हम उसकी चिकनाई को बढ़ाते हैं और जो है उसकी मजबूती, जो उसका टेक्सचर है उसको हम चिकनाई युक्त बना देते हैं, यानी कि छूने पर वो कैसा लगता है, तो बिल्कुल चिकना हो जाता है। और आप तो इतना तो जानते ही हैं कि जो क्या है हमारी साटन बुनाई और फिनिशिंग। साटन बुनाई में क्या होता है, इसमें सेटिन और साटिन में जो है आप अंतर जानते ही हैं कि इसमें जो है सेटिन में क्या होता है, लंबवत धागा होता है, और सेटिन में क्या होता है, तो इसमें क्षैतिज धागा होता है, ये आप जानते हैं। और फिनिशिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, फैब्रिक की सतह को, चिकनाई को जो है बढ़ाया जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग प्रक्रिया में स्ट्रिपिंग का क्या उद्देश्य है? तो आंसर जो है अतिरिक्त फाइबर को हटाना, है ना। अतिरिक्त फाइबर जितने भी होते हैं उसको हम हटा देते हैं स्ट्रिपिंग प्रक्रिया के द्वारा। फिर अगला है, डबल प्लाई यार्न का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डबल प्लाई यार्न का मुख्य उद्देश्य क्या है, ताकत और लचीलापन, उसे घर्षण शक्ति बढ़ जाती है और वो क्या होता है, मजबूत हो जाता है, लचीलापन हो जाता है, घर्षण की उसकी शक्ति भी बढ़ जाती है, ये चीज है। फिर देखिए अगला है, फाइबर का घनत्व तो किससे प्रभावित होता है? तो ये किससे प्रभावित होता है, कपड़े की मोटाई से। कपड़ा मतलब कितना मोटा है, ये चीज निर्भर करती है जो हमारा फाइबर होता है उसका घनत्व पर। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, कॉटन फाइबर का माइक्रो यार जो है माइक्रो क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है, तो आंसर हो जाएगा मोटाई और हवा प्रवाह को दर्शाता है।
ये चीज़ क्या होती है, तो जो फाइबर होता है उसकी मोटाई और हवा का प्रवाह जितना ही होगा, भाई कपड़ा जितना ही मोटा होगा तो उसके अंदर हवा प्रवेश उतना ही देर में करेगी या कम करेगी। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, डाई बैथ में वाश फास्टनेस क्यों घटती है? तो क्यों घसती है वाश फास्टनेस, क्यों घस जो है घट जाती है? तो ये जो है अपर्याप्त फिक्सिंग होती है इसमें, इस कारण ये घट जाती है। फिनिशिंग का कोई एक निश्चित नहीं होता है। फिर अगला प्रश्न है, कपड़े को लचीलापन जो है किस प्रक्रिया से बढ़ता है? तो ये होता है मर्सराइजेशन के कारण। ठीक है। मर्सराइजेशन प्रक्रिया जब कपड़े पर की जाती है तो इससे क्या होता है, ये इससे जो है बिल्कुल जो है कपड़ा बिल्कुल जो है लचीलापन हो जाता है ना। मर्सराइजिंग प्रक्रिया आप जानते हैं किसमें की जाती है? तो ये जो है आपकी कास्टिक सोडा में की जाती है ना, NaOH, ये जो है इसका सूत्र है। मर्सराइजिंग हम किससे करते हैं? तो कास्टिक सोडा से करते हैं, NaOH से करते हैं। और ये की किस पर जाती है? तो ये जो है अधिकतर किस पर की जाती है? तो ये आपकी काटन पर की जाती है ना, काटन पर ये प्रक्रिया की जाती है। और ये जो है किस लिए की जाती है? तो ये जो है कपड़े को पर चमक लाने के लिए, मजबूती पाने के लिए, मजबूत हो जाए हमारा कपड़ा। उसके अलावा जो है पानी जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, पानी सोखने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है मर्सराइजिंग प्रक्रिया के द्वारा। और ये हम परिसज्जा जब करते हैं कपड़ों पर तो उसी में प्रक्रिया करते हैं। और ये क्या है, एक रासायनिक परिसज्जा है। आर्द्र जो है परिसज्जा है, कह सकते हैं। परिसज्जा आप जानते हैं दो प्रकार से की जाती है, एक होती है यांत्रिक और एक होती है रासायनिक। यांत्रिक मतलब मैं कह है ना, तो इसमें जो है यांत्रिक में क्या होता है, जैसे प्लेटिंग है ना, ब्रुशिंग, कैलेंडरिंग, टेंटरिंग इस तरह से की जाती है। और रासायनिक में क्या होता है, तो मर्सराइजिंग हो गया, क्रीज रेसिस्टेंस हो गए, मोथ प्रूफ हो गया, यानी कि कीड़े उड़े ना लगे। क्रीज रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि जैसे कपड़े पर ऐसी चीज़ें कर दी जाती है जिससे कपड़ा सिकुड़ता नहीं बिल्कुल भी। एल्युमिनियम का उसमें घोल भर देते हैं, इतनी सघन उसकी बुनाई हो जाती है कि कपड़े के अंदर वैक्स की लेयर चढ़ा दी जाती है। इस तरह से चीज़ें की जाती हैं। ठीक है। और मोथ प्रूफिंग में क्या होता है कि सिल्क में और ऊन में ये परिसज्जा की जाती है, जिससे क्या होता है वस्त्र में जो है कपड़े में जो है कीड़े नहीं लगते हैं, फफूंद का कोई प्रभाव नहीं होता। आग निरोधी करते हैं, कार्बोनाइजिंग करते हैं। तो कार्बोनाइजिंग किसमें करते हैं? ऊन और सिल्क में करते हैं। ठीक है। उसकी गंदगी को हटाने के लिए ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, स्टीमिंग प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? ठीक है। तो स्टीमिंग प्रक्रिया का क्या उद्देश्य है? तो डाई को स्थायित्व देना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग में ट्विस्टिंग का प्रभाव क्या है? तो क्या प्रभाव? ताकत और लोच को बढ़ाना। फिर अगला है, फाइबर कोर में पानी कैसे पहुंचता है? तो ये माइक्रोपोर्स के माध्यम से ये पानी पहुंच जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंगल थ्रेड का मुख्य उपयोग क्या है? तो सिंगल थ्रेड आप जानते हैं इकहरा धागा है ना। इकहरे धागे का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो साधारण कपड़ा, जो साधारण बुनाई होती है, साधारण कपड़ा, हाँ, एक मिनट, इसकी जो है साधारण कपड़े की जो बुनाई होती है इसी से की जाती है ना। इसको क्या कहते हैं? तो इसको एकहरा, एकहरा धागा भी कहते हैं। सिंपल यार्न, एकहरा धागा, ये सारी चीजें होती। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, गैबलिंग किसका हिस्सा है? तो ये भी देख लीजिए कि गैबलिंग किसका हिस्सा है। तो ये है जूट फाइबर की सफाई का हिस्सा है ना। गैबलिंग के दौरान हम जूट फाइबर की सफाई करते हैं। ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, रेशम का सबसे कमजोर बिंदु क्या है? तो ये प्रकाश के संपर्क में आने, प्रश्न रिपीट हो गया है। प्रकाश के आने पर जो है रेशम का कलर भी जो है फेड हो जाता है, कलर भी हल्का हो जाता है और मजबूती भी थोड़ा सा कम हो जाती है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा जो है अगला प्रश्न है, डाई प्रक्रिया में पेडिंग का क्या उद्देश्य है? ठीक है। तो कपड़े को जो है, कपड़े में क्या करना है, डाई को प्रवेश कराना है ना। किस प्रक्रिया के द्वारा हम कपड़े के अंदर डाई को, अपने रंग को प्रवेश कराएं और जो है उसका कलर बिल्कुल पक्का हो जाए, ये चीज में जो है पेडिंग प्रक्रिया का यह उद्देश्य है। फिर अगला प्रश्न है, आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न है, फाइबर के स्ट्रक्चरल गुण किससे प्रभावित होते हैं? तो फाइबर किससे प्रभावित होते हैं? तो कपड़े की ताकत और लोच से ये जो है फाइबर के स्ट्रक्चरल गुण प्रभावित होते हैं।
किससे प्रभावित होते हैं, तो कपड़े की ताकत और लोच से। डाई प्रक्रिया में पेडिंग के वजह से कपड़े को जो है डाई को प्रवेश कराना कपड़े के अंदर। तो देखिए ये जो है हमारी सीरीज आज की कंप्लीट होती है। फिर जो है हमारी नेक्स्ट क्लास मिलेगी आपको 1 या 2 दिन में, नेक्स्ट क्लास मिल जाएगी नए टॉपिक के साथ। इस तरह से हम पूरी 10 क्लास करेंगे तो जो है हमारा टेक्सटाइल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अगला ब्रांच वाइज डिवीजन करेंगे। तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़िए और पूरा ब्रांच वाइज डिवीजन करिए, टॉपिक वाइज डिवीजन करिए। जो 30 क्वेश्चन की 50 डेज सीरीज चला रहे हैं उसको भी पढ़िए। जितना भी हम कर पा रहे हैं कोशिश करके उतना हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, कंटेंट अच्छा ढूंढ करके। और कंटेंट हमारा यही है कि कहीं से कुछ जो है मतलब आप मान के चलिए कहीं से सीधा सीधा हम उतारते नहीं हैं, बिल्कुल साधारण सरल भाषा में मतलब बोलने का हमारा जो तरीका वो चीज़। और बाकी जो हमारे प्रश्न हैं वो फिर हम आपसे बता रहे हैं कि सेल्फ मेड हमारे पूरे प्रश्न हैं। इनको हम अपने नोट्स उठा करके सब बनाए हैं, देख करके कि कहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, और आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। इस तरह से हमारा जो है आज की हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इतनी देर तक हमारे साथ जो है क्लास को आप लोग देखिए। और जो है अगर अच्छी लग रही है आपको क्लास, हमारा प्रयास अगर अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ कम से कम एक लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो अगर कमेंट करेंगे आप तो हमें लगेगा कि अगर कोई भी कमेंट कर रहा है इतने में से, तो मुझे लगेगा कि क्लास अच्छी लग रही है आप लोगों को। तो थोड़ा बहुत हम जो मेहनत कर रहे हैं उसमें और ज़्यादा मन लगेगा, है ना। क्योंकि अगर फीडबैक मिलता है तो थोड़ा सा मनोबल और बढ़ जाता है। कमी भी आपको जो लग रही है, देखिए हर चीज़ में कमी होती है, पूर्णतः सक्षम नहीं होता है कोई बोलने में, या मतलब बहुत बहुत सी चीज़ें हैं, समझाने का अपना अपना तरीका होता है कि जैसे आ रही हैं चीज़ें, लेकिन समझाने में और बोलने में थोड़ा सा कि किस प्रकार से कोई समझा रहा है, तो ये सबका अपना अपना एक तरीका भी होता है और किसको किस तरह से अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ हमें बताएंगे, सजेशन देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।